हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, ये जो चैप्टर है एजुकेशन, इसमें हम लोग को एक्चुअली ये पढ़ना है कि एजुकेशन जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो आप पढ़ रहे हो मुझसे, या फिर आप जो भी पढ़ाई करते हो, तो इसकी एक बुनियाद रखी गई थी आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि आप जानते हैं यार, इंडिपेंडेंस के पहले बहुत ही गिने चुने व्यक्ति होते थे हमारे इंडिया के, जो कि बाहर देश जाके पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं था। समझ में आ रहा है? लोग पढ़ते थे तो वो पीपल का पेड़ होता था एक, उसके नीचे बैठ के मास्टर जी होते थे, बैठ के पढ़ा देते थे बच्चों को। तो इस प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। देयर वाज नो क्लासरूम, नो प्रॉपर। आजकल तो डिजिटल सेटअप वगैरह आ गए हैं, वो तो हम भी लाएंगे यार, टाइम लगेगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे, आगे जाके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। बस आप लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, एक कमिटमेंट दूंगा कि जल्द से जल्द आपको भी हमारे चैनल के ऊपर डिजिटल बोर्ड देखने मिलेगा। बस थोड़ा सा और सपोर्ट दोस्तों, थोड़ा सब्सक्राइबर्स और थोड़े से इंक्रीज हो जाए तो हम लोग जरूर से करेंगे यार, प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यार ये चैप्टर में, और इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 1 है, हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन क्या होता है, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना था। प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, कैसे लागू किया गया था, ये सब चीज डिस्कस किया था। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और साथ ही में यार प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ऑलरेडी कौन कौन सी वीडियोस बना दी है। और आपको बता दूं, साइंस और मैथ्स तो पूरा हमने कंप्लीट करके रखा है, ऑल स्टैंडर्ड के लिए 7th 8th 9th 10th 11th जो भी है सब कंप्लीट है। और बाकी जो सोशल स्टडीज बच गए ना, वो हम लोग बना रहे हैं। इसके पहले के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चेक करते रहना। 2 और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से कर देना, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। क्योंकि आप ये चीज तो जानते हैं प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, लेकिन आप ये चीज नहीं जानते हैं फिलहाल में कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन का एक्चुअल में मीनिंग जो हम लोग जो बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आप 5th स्टैंडर्ड को कंसीडर करते हैं हम लोग प्राइमरी वाला, लेकिन वही 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शन। वही अगर मैं 11th के आगे का जो भी पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हायर सेकेंडरी, ठीक है ना। ये सब चीजें होती है, ये हम जानते हैं दोस्तों। और ये अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से वो चलता है। तो वो हमारे मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है, या फिर सेकेंडरी, प्राइमरी एजुकेशन पढ़ लिया लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन जो है, इसका क्या रोल है एक्चुअली, सेकेंडरी एजुकेशन का क्या रोल है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकेंडरी रोल की अगर हम बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन की अगर बात करें, तो इसकी जो नींव रखी गई थी दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे मौलाना अबुल कलाम जो थे, ठीक है ना, जो हमारे मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर वो टाइम पे, जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम। ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम। ये हमारे क्या थे, वो टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे। आप सभी जानते हैं ना, हर एक मिनिस्टर होते हैं, तो वैसे एजुकेशन मिनिस्टर थे वहां पे। और उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड में चेंजेस लेने की ठानी, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको यूईसी भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी नाम का एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया, जस्ट कि ये देखने के लिए कि एजुकेशन जो चीजें हैं वो सही से चल रही है या नहीं है, ये सब चीज इसको देखने के लिए यहां पे एस्टैब्लिश किया। और ये जो कमीशन था यहां पे अगर हम बात करें, इन्होंने रिकमेंड किया किसकी अपॉइंटमेंट के लिए, क्या अपॉइंटमेंट के लिए, एक सेपरेट कमीशन बनाया जाए, किसके लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। क्योंकि प्राइमरी के लिए तो ऑलरेडी यहां पे था, लेकिन सेकेंडरी के लिए अगर रहेगा तो सेकेंडरी यहां पे अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, और उसमें बहुत सारी चीजें को इंप्लीमेंट करना है यार, ये सब चीजें करना है। तो इसके लिए यहां पे एक अलग से क्रिएट किया गया था। और कमीशन जब अपॉइंट किया गया तो उस दौरान कुछ रूल्स बनाए। क्या रूल्स बनाए गए अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला कि चलो हम एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका एक पैटर्न होना चाहिए। अब जैसे कि पैटर्न के हिसाब से अगर बात करें, कुछ पैटर्न ऐसे थे जैसे कि 11+4, यानी कि आप 11th तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद 4 साल का आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, या फिर उसी में कंबाइंड में ग्रेजुएशन कर सकते हो। या फिर इसके अलावा जो था वो ये था कि 10+1+3, ठीक है ना, ऐसा भी था, ठीक है ना। दैट इज, माफ करना, 10 नहीं, 11+1+3, यानी 11th कर लो, उसके बाद 1 साल का 12th कर लो, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कर लो। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न थे। आज के डेट में आप देखोगे तो वी हैव लॉट्स ऑफ पैटर्न, हमारे पास बहुत सारे पैटर्न है। अगर बात करें तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड प्राइमरी पढ़ लेते हैं, फिर 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 10th पढ़ लेते हैं, उसके बाद 11th एंड 12th पढ़ते हैं,
जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वो लेते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको क्या लेना चाहिए तो JR टॉक्स पे हमने ऐसे ही प्रकार के बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि साइंस लेने से क्या फायदा है, कॉमर्स लेने से क्या फायदा है, क्या बन सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ये बहुत सारी चीजें हैं। देख लेना JR टॉक्स हमारा सेकंड चैनल, ठीक है। चलो उसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन हमारा पैटर्न क्या है, फर्स्ट से लेकर 5th 6th से लेकर 10 11 से 12, उसके बाद हम चाहे तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप नॉर्मल BSc वगैरह करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, यानी कि हम लोग 13th 14th और 15th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट करते हैं। इंजीनियरिंग करते हैं तो वो 4 साल का होता है, यानी कि एक और साल जुड़ जाता है, 16th आ जाता है। उसके बाद अगर लोग पढ़ना चाहते हैं, एमटेक वगैरह करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं तो 2 साल और जोड़ लो, यानी कि 15 के बाद 16 और 17 जोड़ लो। PhD करते हैं और 2 साल जोड़ लो, 18 19, यानी इतने सारे पैटर्न होते हैं यार। मतलब आप अगर सोचोगे ना यार तो देयर आर सो मेनी पैटर्न इन इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी आपको ये पैटर्न के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अभी आपको हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री नॉट द पैटर्न विच आर एक्चुअली देयर, ठीक है ना। वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो कमीशन था, जो कमीशन बनाया था UEC, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब इसके कुछ वर्किंग समझ लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है इस चीज का वर्किंग, कैसे काम करते थे यार ये लोग, ठीक है। तो वर्किंग क्या है इस कमीशन का, तो कमीशन ने पहले तो स्टडी किया, क्योंकि देखो आप कोई भी चीज के ऊपर रूल जब बनाओगे तो उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये जो कमीशन तैयार की गई थी, इसमें जो मेंबर्स थे, इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया क्या कि सेकेंडरी एजुकेशन को किस प्रकार लाना चाहिए, उसमें क्या चीज होना चाहिए। तो सेकेंडरी एजुकेशन को इन्होंने 25 से स्टडी किया, उसका करिकुलम समझा। करिकुलम मतलब एक तरीके से सिलेबस बोलते हैं ना हम लोग, कि क्या करिकुलम है इसका, मतलब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ोगे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, क्या पढ़ते हो आप। नॉर्मली बात करें तो आप पढ़ते हो हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, फिर आप जाके वो पढ़ते हो, दैट इज जनरल साइंस पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ते हो, ये सब बहुत सारी चीज आप पढ़ते हो। तो ये एक करिकुलम है जो कि डिसाइड किया गया है सम एजुकेशन मिनिस्टर्स के कुछ डिपार्टमेंट ने, जो कि है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसी प्रकार उस जमाने में भी लोगों ने पहले नेचर को समझा, उसका क्या टीचिंग का मेथोडोलॉजी रहेगा, यानी कि लोग टीच कैसे करेंगे, जो टीचर्स अपॉइंट किया जाएगा उसको कैसे टीचिंग करना है, क्या मेथड्स यूज करेंगे, मेथोडोलॉजी समझा जाएगा। मीडियम क्या रहेगा, हिंदी मीडियम रहेगा, मराठी मीडियम रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा, या फिर अगर दूसरे स्टेट के हैं, जैसे कि कोई बंगाल का स्टेट है तो बंगाली रहेगा, गुजरात का स्टेट है तो गुजराती रहेगा, लोकल लैंग्वेजेस भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजों को सोचा गया, एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन में किस प्रकार रहेगा, तो ये सब चीज इंप्लीमेंट किया गया इस वर्किंग के अंदर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी कमीशन के दौरान एक नया कमीशन, एक नए व्यक्ति का यहां पे आया, जिसको हम लोग बोलते हैं कोठारी कमीशन, ठीक है। बहुत ही फेमस व्यक्ति एजुकेशन फील्ड में, कोठारी कमीशन यहां पे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। अब कोठारी कमीशन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो लगभग 1964 में, 1964 में यहां पे अगर मैं बात करूं तो कमीशन जो था उसको यहां पे अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप। क्योंकि देखो आप अगर कोई भी एक कमीशन बनाते हो, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी कमीशन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसका एक हेड होता है, यानी कि एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। तो वो चेयरमैन कौन था यहां पे वो टाइम पे, डॉक्टर DS कोठारी। इनका नाम क्या था कोठारी का, डॉक्टर DS कोठारी, ये आपको नाम याद रखना है। तो डॉक्टर DS कोठारी और साथ ही में एक और थे जिनका नाम था डॉक्टर JP नायक। उन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है, बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है इस कमीशन को सेट करने के लिए और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। और उन्होंने रेकमेंड किया था एक पैटर्न जो कि बहुत ही अच्छा और आज भी चलता आ रहा है पैटर्न, जिसका नाम है 10+2+3 पैटर्न, जो हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग 10वीं तक पढ़ाई कर लेते हैं, फिर 2 साल 11वीं 12वीं पढ़ते हैं और उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं। अदर देन इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, MBBS 4 साढ़े 4 5 साल का होता है। उसको छोड़ के बाकी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होते हैं वो 3 साल के होते हैं। तो 10+2+3 का पैटर्न यूजुअली फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज उन्होंने रेकमेंड किया था, किसने, कोठारी ने और नाइक ने। तो दोनों ने एक मिलके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया और रेकमेंड किया कि ये प्रकार का पैटर्न होना चाहिए और पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में ये चीज लागू होना चाहिए, ताकि हर एक का जो पैटर्न रहे वो सेम हो और बच्चे कंफ्यूज ना होने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो, अगर पढ़ के आपको बाई चांस आपके फादर का ट्रांसफर हो गया, दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में आप जाओगे तो यार इधर तो एजुकेशन सिस्टम ही अलग है पूरा, तो हिल जाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मतलब एकदम मानसिक संतुलन हिल जाएगा और नहीं एडजस्ट कर पाओगे। तो इसीलिए पूरे नेशन का एक तरीके से सेम पैटर्न हो, उस प्रकार से यहां पे इसको डिजाइन किया जाने लगा। और ये सब चीज लागू हुआ 1972 में ये चीज लागू किया गया। ओके, एंड साथ ही में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की, जैसे कि उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर भी काफी ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट हिंदी ये जो लैंग्वेज है ये पूरे सब में लागू होना चाहिए, यानी कि हर एक स्टेट में लागू होना चाहिए, पूरे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए। क्यों हिंदी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक्चुअली बोला नहीं जाता है मातृभाषा, लेकिन एक्चुअल में हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है हमारी पूरी इंडिया में। यानी हिंदी जो लैंग्वेज है, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है ना। महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे या फिर जो इंसान है
उनको हिंदी समझ में आती है, ठीक है ना। जो आप थोड़े गांव साइड भी चले जाओगे तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, मुझे पता है इवन मैं गांव जा रह चुका हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव में गया हूं मैं, और मैंने देखा है कि उनको बहुत कम हिंदी समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसे साउथ प्लेसेस है जहां पे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है हिंदी, या फिर बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं। तो एक्चुअल में इनका रीजन यही था, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, मातृभाषा है और समझने वाली भाषा, इसीलिए हिंदी को सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि ये यार ये कंपलसरी होना चाहिए। और साथ ही में जो भी आप लैंग्वेज बिलोंग करते हो, जैसे कि एक हिंदी हो गया और दूसरा इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो इंग्लिश तो कंपलसरी चाहिए, हिंदी भी समझने के लिए चाहिए, और साथ में जो भी स्टेट से आप बिलोंग करेंगे उसका एक लोकल लैंग्वेज कंपलसरी रहेगा। जैसे महाराष्ट्र में हम पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें मराठी था, मैंने भी बचपन में मराठी लैंग्वेज पढ़ा है, ठीक है ना। मला येते मराठी बोलायला। पण यहाँ पे एक चीज ये है कि हम एक ऑल इंडिया या फिर ऑल महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म को एक साथ एजुकेशन दे रहे, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग इन हिंदी, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, थोड़े कुछ बीच में चलो मराठी यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। यार ये आप लोग समझ लोगे तो यार दुनिया फिर आगे बढ़ जाएगी, ये समझ लेना। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ये कंपलसरी क्या। और जो भी आप स्टेट में हो, जैसे आप बंगाल में रहते हो तो बंगाली कंपलसरी हो जाएगी, महाराष्ट्र में रहते हो मराठी कंपलसरी, गुजरात में रहते हो तो गुजराती कंपलसरी। इस हिसाब से वहां पे वो चीजें को डिजाइन किया गया। तो ये सब चीजें होने लगी और एजुकेशन फील्ड में एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन होने लगा और एजुकेशन फील्ड हमारा आगे बढ़ने लगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एजुकेशन में चीजें में चेंजेस आने लगी, ठीक है ना। और साथ ही में कुछ कास्ट के हिसाब से, कुछ चीजों के हिसाब से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ये सब चीजें होने लगा। और साथ ही में हमारे महाराष्ट्र में की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी ये जो पैटर्न था 10+2+3, ये पैटर्न को अडॉप्ट किया गया 1972 में ही अडॉप्ट किया गया। क्योंकि महाराष्ट्र भी आप देखोगे, मैं भी महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हूं, आप लोग भी महाराष्ट्र बोर्ड से ही पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा कि ये 10+2+3 का पैटर्न क्या है, और यही हम महाराष्ट्रियन फॉलो करते हैं। और ये 1972 से फॉलो किया जा रहा है लगभग। और हमारे 10th स्टैंडर्ड का ना, 10th स्टैंडर्ड जो होता है ना, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में हम क्या देते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। अगले साल आप क्या देने वाले हो, एक बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तो वो बोर्ड एग्जाम सबसे पहली बार हमारे महाराष्ट्र में कब हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1975 में। कितना मजा है ना। सोचो यार 1975 में जो पहला इंसान होगा, मतलब पहला बैच जो होगा 10th स्टैंडर्ड का, उन्होंने जो बोर्ड एग्जाम दिया होगा, कितना मजा आया होगा, कितना डरा होगा वो लोग, एकदम डर के एकदम हालत खराब हो गई, अरे यार कैसे आएगा। अभी तो आज के डेट में तो पता चल जाता है ना, पुराने 4-5 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, वही पढ़ लो, उसमें से 50% तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत रिपीट आ जाते हैं, ये तो आपको जानते ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो पहली बार दिया होगा 1975 में, उनकी तो हालत खराब हो गई होगी। 1975 मतलब लगभग हमारे पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, ऐसा हो सकता है ना, ये वाला टाइप का जनरेशन, जो जनरेशन था वो इस टाइप का था। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी टॉपिक लेना चाहता हूं आपके इस लेक्चर के थ्रू, जो कि है हायर एजुकेशन, ठीक है ना। सेकेंडरी एजुकेशन ही चल रहा है और इसी में हायर एजुकेशन भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लो, फिर मजा आ जाएगा आपको। तो हायर एजुकेशन क्या चीज है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, देखो यार हम जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन इज नथिंग बट द हायर एजुकेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें लागू करनी पड़ती है। तो इंडिपेंडेंस के दौरान 1948 में यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ग्रांट किया था, जैसे मैंने आपको बताया यूईसी को ग्रांट किया था, ताकि वो देख रेख करे और एजुकेशन फील्ड को हमारे इंडिया में आगे लेके जाए और ये सब चीजें देखे। तो उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली, ठीक है, राधाकृष्णन। ये बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इनका बड़ा योगदान था। तो वो टाइम पे वो चेयरपर्सन थे वहां पे, और उन्होंने ये सब चीज का परमिशन दिया था, फंक्शंस इंक्लूड किया था बहुत सारे, जैसे कि फाइनेंशियल ग्रांट्स हो गया, ठीक है ना। और फिर साथ ही में यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड्स कैसे होना चाहिए, कैसे ऑपरेशंस होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, चीजें बिल्टअप कैसे होगी, ये सब चीज हायर एजुकेशन में इन्होंने, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एस्टैब्लिश किया था। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नाम याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछता है क्वेश्चन। और उसके बाद बात करें क्या मेथड था इनका हायर एजुकेशन के रन करने का, फंक्शनिंग करने का, क्या मेथड था। अगर इसकी हम लोग बात करें मेथड्स की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ना प्लान्स बनाए थे, जैसे कि 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान एक गवर्नमेंट ने भी एस्टैब्लिश किया था, आपको पता होगा, लगभग 5 to 6 5 ईयर प्लान था, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे मेथड्स बनाए गए। अगर हम बात करें तो ये जो कमीशन था, इन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान मेथड बनाया, और उन्होंने बहुत सारी चीज इसमें क्या की, सैंक्शन की। और गवर्नमेंट ने बोला कि आप कमीशंस डिसाइड करेंगे कि इसका करिकुलम कितना होना चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड का कितना सिलेबस होना चाहिए, कितने चैप्टर्स इंक्लूड होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये सभी चीज जिम्मेदारी, मेथड जो है वो हायर एजुकेशन का उन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया। और ये सब चीज अच्छे से होने लगा यहाँ पे, ठीक है ना। और धीरे धीरे हायर एजुकेशन में इंप्लीमेंट होने लगा, और इन्होंने बहुत सारी चीज एस्टैब्लिश कर दी, डेवलपमेंट स्कीम्स ला दिया, काउंसिल्स ला दिया, एंड साथ ही में उन्होंने एडवांस स्टडीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ला दिया। क्योंकि देखो हायर एजुकेशन में आप 10th के बाद 12th पढ़ लोगे, 12th के बाद हायर एजुकेशन तो होना चाहिए
चाहिए, तो उसके लिए ग्रेजुएशन ला दिया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ला दिया, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी क्या क्या लागू करने लगे, न्यू यूनिवर्सिटीज भी लागू करने लगे। जैसे आप जानते हो हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी मुझे याद आते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए खास करके है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनका नाम आता है, पूरे वर्ल्ड में नाम आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है ना दोस्तों मैं बता रहा हूं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज लाने लगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और साथ ही में एक अलग से प्रोग्राम्स भी वो लोग चलाने लगे कि ऑल इंडिया में जागरूकता फैलनी चाहिए, लोग पढ़ाई पे फोकस करने चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम्स भी लागू करने शुरू हो गए, और उसका टेलीकास्ट ना एक चैनल था, आपको याद होगा बचपन में हम लोग देखा करते थे, दूरदर्शन। आपके जमाने में तो ये सब चीज नहीं होता होगा, लेकिन हम जब छोटे थे ना, आप लोग के एज के, तो हमारे टाइम पे ना टीवी होते थे लेकिन बहुत कम होते थे। मैं आपके जमाने की मतलब ऐसा नहीं, मैं जब बहुत छोटा था, लाइक 2-3 4 साल 5 साल 8 साल, ये टाइम पे ना बहुत गिने चुने लोग के घर पे कलर टेलीविजन होता था। वो फ्लैट टीवी तो होता ही नहीं था, वो डब्बा वाला टीवी होता था, उसमें एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, ठीक है ना। इसमें शक्तिमान वगैरह ये सब आते थे पहले, ठीक है। तो उसी जमाने में उस टाइम पे ही लगभग ऐसे दूरदर्शन में कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम चलाए जाते थे, जिसमें कुछ एजुकेशन के बारे में नॉलेज वगैरह दिया जाता था। और ये सब चीज कौन करवाता था? अगेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन काउंसिल कमीशन करवाते थे, ताकि जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, वो क्रिएट हो पब्लिक के अंदर और ये चीजें उसको समझ में आए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर यहां पे मैं करता हूं समाप्त, ठीक है। आज का यहां पे वीडियो समाप्त करूंगा। आगे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए, आगे हम लोग एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जानते हो ना एनसीईआरटी, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी कैसे आया, उसका क्या रूल्स था, कैसे ऐसा, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना है, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।